सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आपके हाल चाल कैसे? पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक है? अब हमारा आ गया है चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4। हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ लिया था किसके बारे में, इंडिकेटर क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं। और लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था हमने कि एसिड क्या होते हैं, अम्ल की डेफिनेशन पढ़ी थी, परिभाषा पढ़ी थी, ठीक है। और लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था मैंने कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या होती हैं, यानी कि अम्ल के क्या गुण होते हैं। 3 लेक्चर तक पढ़ लिए थे। अब हमारा ये आ गया लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में, यानी कि बेस क्या होते हैं, यानी कि क्षार क्या होते हैं। बेस के बारे में इसमें ढंग से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेस क्या होते हैं आपने पहले कभी देखा होगा। तो जैसे कि आपने सोप होता है, साबुन, ठीक है। साबुन में क्या डाला होता है? कास्टिक वॉशिंग सोडा हुआ, ठीक है, वॉशिंग सोडा। या फिर आपका हुआ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। या फिर लाइम, लाइम जो होता है ना, चूना, लाइम, इसको बोलते हैं चूना हिंदी में। इन सब का अगर टेस्ट करा जाए तो उनका टेस्ट होता है कड़वा, बिटर टेस्ट होता है। तो आर बिटर टेस्ट, ठीक है, बिटर टेस्ट। अगर इनको टेस्ट करोगे तो स्वाद में आपको कड़वे लगेंगे, ठीक है, कड़वे। तो इनका जो स्वाद आया, इनकी टेस्ट आया, कैसा है तो टेस्ट, स्वाद, वो है बिटर, बिटर टेस्ट। तो हिंदी में बोलते हैं इसको कड़वा। एक बात क्लियर होगी कि जो हमारे जो बेस होते हैं उनका टेस्ट हमेशा कैसा रहता है? बिटर, यानी कि कड़वे होते हैं। अब कोई भी चीज़ जैसे चूना होता है, चूना आपने देखा होगा, जो लाइम होता है, उसको अगर टेस्ट करोगे तो वो आपका कड़वा टेस्ट में आएगा। समझ में आई बात? तो डेफिनेशन क्या इसकी हो जाएंगी? डेफिनेशन जो बेसिक डेफिनेशन होंगी जिसकी बेस की, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी? तो दो केमिकल सब्सटेंस विच आर बेटर इन टेस्ट, ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोज केमिकल सब्सटेंस, केमिकल substance which have bitter taste, bitter taste। ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनके स्वाद कड़वे होते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनका टेस्ट बिटर होता है उनको बोलते हैं बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी भी लिख रहे हैं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है क्षार कहलाते हैं, ठीक है, क्षार कहलाते हैं। एक बात क्लियर होगी कि जो हमारे बेस का स्वाद कैसा होता है, वो कड़वा होता है। दूसरी बात आती है कि जितने भी बेस होते हैं वो एसिड को हमेशा न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि अगर बेस का रिएक्शन कराया जाए एसिड के साथ में तो उसको क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करा देंगे, ठीक है, उदासीन कर देंगे। तो दूसरी डेफिनेशन बन जाएगी इसकी। इतना नोट करो जल्दी से आप लोग, क्विकली, इतना मैं इसको इरेज कर दे रहा। दूसरी बात आती है इसकी, दूसरी बात क्या आती है कि बेस आर दोज chemical substance which react with acid, which react with acid to neutralize, ठीक है, न्यूट्रलाइज। क्या मतलब हुआ? ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर दे, क्या कहलाएगा? वो आपका बेस कहलाएगा। बात समझ में आई? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या करे? उसको उदासीन कर दे, उदासीन करे, क्या कहलाएगा? वो आपका क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। क्लियर बात? दोबारा समझा रहा हूँ, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो अम्ल के साथ अपक्रिया करके उसको क्या बना दे? उसको बेस बना दे। या फिर दोज केमिकल सब्सटेंस विच रिएक्ट टू एसिड टू फॉर्म ए टू न्यूट्रलाइज देम कॉल्ड एज ए बेस। क्लियर बात? नोट करो जल्दी से। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स इसके। अब एग्जांपल्स पढ़ेंगे, ठीक है, एग्जांपल देखेंगे इसके। अब हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट, तो जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सब क्या होते हैं? आपके बेसिस होते हैं। तो मैंने क्या बात बोली? ऑल मेटल ऑक्साइड, ऑल
मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड जितने भी मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हुए वो सब क्या कहलाते हैं, आर बेस। एग्जाम्पल जैसे कि कुछ मेटल ऑक्साइड जैसे ले लिया मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ब्रैकेट में लिखो MgO, ठीक है। या फिर आप ले लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, ठीक है। तो जितने भी मैग्नीशियम जितने भी आपके ऑक्साइड हो गए मेटल के और मेटल के हाइड्रोक्साइड, वो सब क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी, बेस की प्रॉपर्टी होती है। दूसरी बात आती है, तो मैंने इसको क्या समझाया, तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं और धातु के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्षार कहलाते हैं आपके। जो कोई भी बना रहा है जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हुआ या मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ, ये सब क्या होते हैं, क्षार होते हैं। क्लियर बात। तो ऑल मेटल कार्बोनेट और या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आर बेसिस, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि आपका हो गया मेटल कार्बोनेट Na2CO3 या फिर और NaHCO3। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब क्या हैं, बेसिस। बात समझ में आई। या फिर क्षार। क्लियर बात हो रही कि नहीं, मैं क्या बोला, एग्जांपल्स समझाए मैंने। तो जितने मेटल ऑक्साइड हुए, मेटल हाइड्रोक्साइड हुए, वो सब क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, क्षार होते हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वो भी क्या होते हैं, आपके बेसिस होते हैं, क्षार होते हैं। समझ में आई बात, क्लियर। नोट करो जल्दी से एग्जाम। सो अब हम देखेंगे एल्कली के बारे में। एल्कली क्या होते हैं, तो एल्कली भी एक तरह का क्या होते हैं, बेस होते हैं, मतलब कि एक प्रकार के बेस ही होते हैं, बट ये क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, बेसिस है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, तो डेफिनेशन हो जाएगी द बेस नहीं, दोबारा से बोल रहे। तो एल्कली भी एक प्रकार का बेस होते हैं, ठीक है, जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। क्लियर बात। तो बेसिस विच इज soluble in water is called alkali। तो जो बेस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उन्हें बोलते हैं एल्कली। क्लियर बात। तो जितने भी हमारे रिएक्शन होते हैं उसमें ज़्यादातर जो हमारे बेस होते हैं वो एल्कली यानी कि वो सॉल्यूबल वाटर होते हैं, वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, तो क्लियर बात हुई। तो ऐसे बेस जो वाटर में क्या हो, सॉल्यूबल हो, सॉल्यूबल का मतलब उसमें घुल जाए, तो ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्यूबल होगा उसे बोलेंगे क्या हम, एल्कली। एग्जाम्पल एल्कली क्या क्या होते हैं, ऐसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। या फिर आपका हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं, एल्कली होते हैं। तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये है कि तो जो मोस्ट यूजफुल जो बेस होते हैं, मोस्ट यूजफुल बेसिस आर सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक, जो हमारे जो मोस्ट रिएक्शन होंगे उनमें जो बेस यूज होता है वो हमारा किस प्रकार का होता है, एल्कली होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल होते हैं। तो जितने ज़्यादा हमारे रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, मोस्टली उसमें जो बेस यूज हुआ है वो एल्कली फॉर्म में हुआ है, यानी क्लियर बात, क्योंकि वहाँ पे वो वाटर में सॉल्यूबल होता है। क्लियर, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। अब इसको अरेंज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे वाटर बेस की हाइड्रोक्साइड फॉर्म में डेफिनेशन। जैसे हम एसिड में पढ़ी थी, हमने एसिड में पढ़ा था कि जब एसिड को जब वाटर में सॉल्यूबल करा जाता है तो वाटर में क्या देता है, वो H+ आयन देता है, ठीक है। व्हेन एसिड सॉल्यूबल इन डिसॉल्व इन वाटर। तो अब इसमें हम देखेंगे, तो जैसे हमने एसिड में पढ़ा था कि जब एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो H+ आयन देता है। क्लियर बात। जैसे कोई एसिड है तो HCl,
इसको डिसॉल्व करा तो क्या देगा, H प्लस आयन देगा और Cl माइनस आयन देगा। तो ऐसे जो हमारे बेस होते हैं, बेस एग्जाम्पल बेसिस होते हैं, जैसे मैंने मान लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उसको हमने डिसॉल्व किया तो क्या देगा, Na प्लस और OH माइनस। क्लियर बात। तो ऐसे सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस ए हाइड्रोक्साइड आयन। ये कौन सा आयन है आपका, हाइड्रोक्साइड आयन है ये। क्लियर बात हो रही, ये कौन सा आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो जैसे ही किसी भी बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो कौन सा आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन, कि OH माइनस आयन देगा। तो ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, बेस कहेंगे। क्लियर बात। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी वो हम लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, उसकी डेफिनेशन होगी तो अ सब्सटेंस, द सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन वाटर, ऐसे पदार्थ जिनको पानी में डालने पर वो क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। कौन सा आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा। क्या कहलाएगा वो, बेस कहलाएगा। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन द substances which dissolve in water to produce hydroxide ion, to produce hydroxide ब्रैकेट में OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन कॉल्ड बेसिस। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जब किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कौन सा आयन देता है, वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे बेस। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी मैं समझाया था, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस यानी कि वाटर में डाला गया तो क्या देगा, वो सोडियम आयन देगा, यानी प्लस प्लस यहाँ पे क्या हो, डिसॉल्व करा वाटर में। ठीक है, तो क्या देगा, OH माइनस आयन। तो जब भी हम बेस को किसी वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डालते हैं, तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्लियर बात हो रही है। दूसरा एग्जांपल एक और देख रहे हैं हम लोग, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या देगा, Ca2 प्लस प्लस OH माइनस 2OH माइनस आयन। जब भी किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो हाइड्रोक्साइड आयन वो देता है। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, बेस कहते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम पढ़ेंगे, देखो बेस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्ट्रॉन्ग बेस और होता है एक वीक बेस। कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि उसको बोलते हैं प्रबल क्षार, और वीक बेस मतलब दुर्बल क्षार। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इतना नोट हो गया आपका। अब हम करते हैं टू टाइप्स ऑफ बेसिस, टू टाइप्स ऑफ बेस। तो अब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स, बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दो प्रकार के बेस होते हैं। नंबर एक बात क्या आती है, आपका आता है स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा है आपका, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। ठीक है, तो देखो, तो ऐसे क्षार, अब स्ट्रॉन्ग का मतलब समझ में आ रहा है, बहुत हाई पावर, मतलब समझ में, मतलब जिसकी पावर ज्यादा है, ये समझ लो कि। तो जैसे ही ऐसे समझ लो कि जब भी स्ट्रॉन्ग बेस अगर होगा तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा। समझ में आ रही बात। जैसे कि हमने एग्जांपल, अभी डेफिनेशन नहीं लिखा रहे, पहले हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। जैसे कि हमने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर हमने आयनाइज करेंगे, इसको हम पानी में डालेंगे तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड और Na+ में कंप्लीटली आयनाइज हो गया, क्योंकि ये कौन सा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस समझ में आ रही, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, आप समझ लो दोबारा से एक बार। देखो, ऐसे बेस, दो बेसिस which is
completely ionized, when dissolved in water, in water called, क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे पिलवर चार, स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो रही बात। जब भी किसी स्ट्रॉन्ग बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, वो आयनाइज्ड हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। एग्जाम्पल NaOH, एरो, तो क्या हो जाएगा Na+, अभी हम उसके फॉर्म नहीं लिख रहे हैं कैसे कैसे है वो, NaOH-, कंप्लीटली क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया। अब आता है, इतना हो समझ में आई बात, क्लियर। एक बार फिर समझा दे दोबारा से हम। तो ऐसे बेस जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर पूरी तरह से आयनाइज्ड हो जाए OH- में और दूसरे आयन में, तो ऐसे बेस को क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग वीक बेस, दुर्बल क्षार। कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, वीक बेस, यहां पर हो जाएगा दुर्बल क्षार। ठीक है। अब उसकी थोड़ा उल्टा हो जाएगा, जस्ट थोड़ा सा। इसमें क्या होता है, ऐसा बेस जो पानी यानी कि वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली आयनाइज ना हो, मतलब पार्शियली थोड़ा थोड़ा आयनाइज हो जाए, उसे बोलते हैं हम लोग दुर्बल क्षार। दोबारा समझो, दोबारा समझो। अ बेस विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड एज ए वीक बेस। दोबारा समझो, जब किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करने पर पार्शियली आयनाइज्ड हो, उसे बोलेंगे हम लोग वीक बेस। समझ में आई। दो बेसेस which is partially ionized, which dissolved in water is called as a weak base। क्या बोलेंगे उसको, वीक बेस, दुर्बल क्षार। एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जाम्पल होता है NH4OH-, NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH इसका क्या है, एक वीक बेस का एग्जाम्पल है। तो ये क्या बनाएगा, NH4OH, NH4+ और OH-। क्लियर बात हो रही। तो ऐसे बेस क्या कहलाते हैं, वीक बेस कहलाते हैं। आपको क्लियर हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में, स्ट्रॉन्ग मतलब कंप्लीटली आयनाइज्ड, वीक मतलब पार्शियली आयनाइज्ड हो रहा वो। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब हम पढ़ेंगे लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेस के क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यानी कि पढ़ेंगे क्षार के गुण। ठीक है। अब हम पढ़ लिया, समझ में आया क्लियर बात क्या बोला मैंने, कि अब हम देखेंगे, हाँ अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यानी कि क्षार के गुण के बारे में। जैसे हमने एसिड में पढ़ा था कि एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं, एसिड के साथ एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा या फिर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे कैसे, उसका क्या मतलब है, इसमें देखेंगे हम लोग। तो पहली बात आती है, बेस हैव ए बिटर टेस्ट। हमने जैसे बताया था कि जैसे एसिड होता है उसका सोर टेस्ट होता है, वैसे ही बेस का क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है। बेस हैव बिटर टेस्ट, ठीक, कड़वे होते हैं, बिटर टेस्ट। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है। दूसरी बात आती है यहाँ पर। तो पहली बात होगी बेस क्या होते हैं, टेस्ट करने पर बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। और दूसरी बात आती है कि बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। तो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ब्लू में। जैसे एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस टू रेड कन्वर्ट करता है, बट इसमें जो बेस होगा वो लाल लिटमस को ये क्या करेगा, नीले लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर बात हो रही। तीसरा इसकी प्रॉपर्टी ये है, बेस को अगर टच करोगे ना, तो साबुन की तरह से, साबुन चिकना होता है ना, सोपी टाइप में चिकना होता है, कभी साबुन आपने देखा होगा, और उसको अगर ऐसे करो तो चिकना चिकना लगता है। उसी प्रकार से बेस का भी क्या होता है, इसी प्रकार से फीलिंग आएगा आपको। तो बेस फील सोपी टू टच, साबुन की तरह सोपी टू टच। तो अगर बेस को टच करोगे आपको साबुन की तरह फील होगा। ठीक है। फिर आती बात, बेसिस कंडक्ट
इलेक्ट्रिसिटी, कि बेस में हमेशा बिजली पास हो सकती है, यानी कि बेस में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो फ्लो हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो चार बात हो गई। अब पांचवी प्रॉपर्टी आती है, अगर किसी बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे तब क्या होगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम पांचवी नंबर प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे हम लोग। हो गया जल्दी से, अब पांचवी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब पांचवी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। तो पांचवी नंबर प्रॉपर्टी देखेंगे अब हम। क्या प्रॉपर्टी है पांचवी, जब किसी बेस को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और क्या बनाएगा, वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो यहां पर लिखेंगे बेस रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म salt and हाइड्रोजन गैस। क्लियर बात हो रही। जब किसी बेस को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहां पर कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, और क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। एग्जांपल देखेंगे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड को 2NaOH, इसको मैंने रिएक्ट कराया जिंक मेटल के साथ में, ठीक है, जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कराया, तो यहां पर क्या बनेगा, Na2ZnO2। क्लियर बात, Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये क्या हमारा जो बना वो क्या है, सॉल्ट है, और ये हमारी क्या है, गैस। क्लियर है। तो जब किसी बेस को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, तो सभी बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, समझ में आई, सभी बेस रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ ही करते हैं। तो ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेस, ठीक है, सभी नहीं करते हैं पर कुछ कुछ करते हैं। सही है बात, नोट कर लो जल्दी से, आप लोग लिख लिया आपने, ओके। अब हम देखेंगे छठवीं नंबर प्रॉपर्टीज। जब कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है वो, सॉल्ट एंड वाटर। हमने पढ़ लिया था एसिड वाली प्रॉपर्टी में, एसिड की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जब किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है ना। तो ऐसे इसमें पढ़ेंगे, व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर बात। एग्जाम्पल देखेंगे, इसको मैं इरेज कर दे रहा, ओह माय गुडनेस। एग्जाम्पल, कोई बेस मैंने लिया NaOH, एग्जाम्पल NaOH, इसका रिएक्ट करा है, कोई एसिड ले लिया मैंने H2SO4, तो क्या बनाएगा ये, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, Na2SO4 जो कि क्या हमारा सॉल्ट है, ठीक है, और वाटर बनाएगा H2O। क्लियर बात हो रही, दोबारा समझा रहे हैं हम। तो जब भी कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनेगा। रिएक्शन चेक करो एक बार, Na2SO4 हो गया आपका, ठीक है, 2H2O, तो यहाँ पर 2 और आएगा, ठीक है, वाटर। सही है, क्लियर बात हो रही। जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनाएगा, वो सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। इसको ही हमने क्या बोला था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं इसी चीज को। कौन सा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नोट कर लो जल्दी से आप लोग। तो अब हम प्रॉपर्टी नंबर्स पढ़ेंगे 7 के बारे में। व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे लिख दे रहा, मैं इसको इरेज कर दे रहा, बेस रिएक्ट विद, इसको इरेज ही कर दे रहा। तो अब हम देखेंगे जब कोई बेस, प्रॉपर्टी नंबर 7 है, व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड,
with non-metal oxide to form salt and water। समझ में आई? जब किसी बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां पर भी क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। यहाँ पर जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड कहाँ गया, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है ना, ये नॉन मेटल ऑक्साइड वो एक तरह से एसिड की तरह काम करेगा यहाँ पर रिएक्शन में। समझ में आ रही बात? अब एग्जाम्पल समझ लो, जैसे कि मैंने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको मैंने रिएक्ट कराया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है, उसको नॉन मेटल के साथ मैंने रिएक्ट कराया और कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा आपका सॉल्ट होता है CaCO3 प्लस H2O। तो यहां पर समझ में आई बात, ये सॉल्ट बन गया आपका सॉल्ट, और ये क्या बना आपका वाटर। जब भी किसी बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे बनता है आपका सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। यहाँ पर ये नॉन मेटल है ना, ये आइटम ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है लिख दे रहा मैं यहाँ पे, नॉन मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जो नेचर प्रॉपर्टी है वो एसिड की तरह है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर, ठीक है। तभी तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये भी दे रहा है आपका, देखो है ना, सॉल्ट बनना वाटर बनना, तो क्या है ये भी एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। तो नोट करो जल्दी से आप लोग। तो अब हम पढ़ेंगे बेस के यूज कहाँ कहाँ होते हैं, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वहां पर भी बेस बहुत जगह यूज होते हैं। तो पहला पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड अक्सर यूज होता है सोप बनाने में, पेपर में, और भी कामों में यूज होता है। सिंथेटिक फाइबर में भी कहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में खासतौर से। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो क्या बोलते हैं एंटासिड जो होते हैं ना, दवाइयाँ आती हैं जो डाइजीन वगैरह, वहां पर अभी हम लोग क्या करते हैं यूज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। फिर आता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये वाशिंग सोडा में जो कपड़े धोने वाला साबुन वो आता है सोडा, वहां पर भी क्या यूज होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। और इसका यूज होता है जो हार्ड वाटर होता है ना, कठोर पानी, उसको सॉफ्ट बनाने में काम आता है Na2CO3। NaSCO3 क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है जो खाना बनाने काम आता है। NaSCO3 जो दिख रहा है आपको बेकिंग सोडा, जो खाना वगैरह पकाते हैं हम लोग वहाँ पर बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो जल्दी खाना पक जाता है, उसे बोलते हैं, इसका यूज होता है सोडा खाना पकाने में, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। तो हमारा ये चैप्टर का जो बेसिस यानी कि जितना बेसिस की सब चीज़ प्रॉपर्टी पढ़ ली, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, उसका यूज पढ़ लिया। अब इस लेक्चर के बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में, ठीक है, इतना नोट कर लो।